Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, the Compassionate, the Merciful. Welcome to the online class of Programming Fundamentals. Let me give you a brief recap of our last lecture. Well, in the last two lectures, we started discussing regarding the decision structure. What is a decision structure? We already discussed the first two types of the decision structure. The one is if statement, and the second one was the if-else statement. Today we will try to cover the third and fourth type of decision structure, that is else if, and the fourth one is switch. So let's start our class. Well, as we studied or discussed that these two, if and if else, both have one condition. Means if statement or if else statement, both are used to check a single condition at a time. But we may have some scenarios where we want to check more than one condition at a time. if और else statement उसके लिए यूज हो सकती है, लेकिन वो काम को थोड़ा सा लेंथी कर लेते हैं. अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो उसके लिए आपके पास जो डिसीजन स्ट्रक्चर नॉर्मली हम यूज करते हैं, या तो हम वो else if यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस. For multiple conditions, we use else if statement. So first of all, let's start with the general syntax. This is basically the third type, else if statement. So we have if condition statement. For to check the second condition, we will use if condition, but we will precede this if condition with the keyword called else if. Else if is the second condition. If, for example, we have another condition, statement. से फॉर एग्जांपल हमने तीन कंडीशन चेक करने किसी खास सिनारियो में. एग्जांपल में आपको और भी क्लियर हो जाएगा. तो इफ तो स्टार्ट होगा इफ से, फिर एल्स इफ कीवर्ड प्रीसीड करेगा और सेकंड कंडीशन होगी. इसी तरह एल्स इफ थर्ड कंडीशन होगी. अगर ये आपके पास ये तीनों फॉल्स हो जाए तो हमारे पास एक एल्स स्टेटमेंट होना चाहिए. ये जब आपके सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएं तो तब जाके ये फिर एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा. एल्स पार्ट को फिर ये एग्जीक्यूट करेगा. जब आपके पास ये कंडीशन भी फॉल्स हो, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, ये भी फॉल्स हो जाए, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ट्रिक. इसका हम फिर वो करते हैं. पहले इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं कि आपको मजीद समझ आ सके. सो आई विल गो टू द C drive, Turbo C++, disk, Turbo C3, bin. For example, this was our first program. So I will start my program from here. Say for example this program to check grade, या इस तरह है कि मैं कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ. So I want number 1, I want to take two numbers from user
और 2 नंबर लेके मैं कोई ख़ास ऑपरेशंस वो करना चाहता हूँ। तो printf enter any 2 numbers, क्योंकि 2 नंबर एक साथ ले रहा हूँ, हम 2 नंबर भी ले सकते हैं एक साथ में। scanf %d और इसी के साथ %d, 2 नंबर लेने हैं तो दोनों नंबर को आपने रेफरेंस में डालना है। ये यूजर से 2 नंबर लेगा। printf enter your choice, क्योंकि मैं यहाँ पे एक वो कर रहा हूँ तो मैं इसको \n कर देता हूँ। 1 ऐड के लिए, \n 2 सब्ट्रैक्शन के लिए। ये 2 चॉइस मैं यूजर से ले रहा हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर यूजर इनपुट में 1 देता है तो वो उन 2 नंबर्स को ऐड करेगा, अगर यूजर इनपुट में 2 देता है तो वो उन 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। अब इसके लिए क्योंकि हमने नंबर लेना है scanf, तो इसके लिए हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं करता हूँ, ये पहले हो जाए एम्परसेंड, फॉर एग्जांपल उस वेरिएबल का नाम मैंने चॉइस रख दिया। 2 नंबर यूजर से लूंगा और थर्ड चॉइस वैल्यू होगी, वो भी एक नंबर होगा जिसमें यूजर अपनी विश के मुताबिक वो नंबर एंटर करेगा। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे तक दोनों वैल्यूज को वो कर लेगा। if what? If choice is equal to 1, then क्योंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट होगी, फिर आप printf, या इसको मैं सिंपल कर देता हूं मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं, printf एडिशन क्या होगी %d, और यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2 की एडिशन को इस d वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर में डिस्प्ले करो। अगर यूजर 1 एंटर करता है, यहाँ पे 1 इसके साथ मैच हो जाएगा। When it is matched, it will display the addition of these 2 numbers at this format specifier. First, it will display this message. ये आपका पूरा मैसेज है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर में कॉपी हो जाएगी। तो ये एक कंडीशन थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक नहीं 2 चॉइसेस हैं तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए। else if choice is equal to 2, सेकेंड चॉइस हमने क्या किया कि वी कंपाइलर सब्ट्रैक्शन %d, नाउ नंबर 1 माइनस नंबर 2, फिर ये मुझे इसकी सब्ट्रैक्शन डिस्प्ले करेगा। लेकिन else if का अगर आप जनरल सिंटेक्स देखें, यहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस ली हैं। एक कंडीशन के लिए if और if else यूज होता है। जब आपके पास कंडीशन एक ये हो गई और एक ये कंडीशन है, 2 कंडीशन है, तो 2 कंडीशन के लिए फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें हम else if यूज करते हैं। तो else if का पार्ट ये है। फॉर एग्जांपल else कैसे यूज करेंगे, क्योंकि अगर कोई इन 2 चॉइसेस के अलावा कोई नंबर देंगे उसने आप उसमें एक मैसेज पेश करें इनवैलिड चॉइस का। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, फिर भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हम 2 नंबर्स को डिस्प्ले करेंगे। दोनों नंबर को डिक्लेयर कर दिया। नंबर 1 की ये लोकेशन होगी, नंबर 2 उसकी ये दूसरी लोकेशन हो जाएगी। फिर हम एक चॉइस का वेरिएबल लेंगे। जब पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, कंपाइलर आपके लिए मेमोरी में 3 वेरिएबल्स को एलोकेट कर देगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड चॉइस। फॉर एग्जांपल यूजर ने इसमें 5 दिया, नंबर 2 में यूजर ने 4 दिया और चॉइस में उसने 2 दे दिया। अब यहाँ पे कंपाइलर आएगा, पहले चेक होगा कि चॉइस इज इक्वल टू 1, सो choice is 2, and the value of choice variable is 2, and here in the condition it is 1, so it is not equal to this
so compiler it's a false condition, false statement. Compiler will skip this condition and will move towards the next condition. In the next condition we are checking whether the given number is equal to 2. The choice is equal to 2, so yes, it is true. So the condition of this state the condition becomes true. Compiler will execute this line, so it will display नंबर 1 में 5 है, नंबर 2 में 4 है, 5 - 4 से 1 आएगा, वो 1 उठा के कंपाइलर आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर पे डिस्प्ले कर देगा। अब इसको एक प्रैक्टिकली भी देखते हैं। मैं इसको सेव एज कर देता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ एल्सिफ का। लेट्स स्टार्ट आवर सी लैंग्वेज। इसका प्रैक्टिकल वो चेक करते हैं। What was the name? Else if। यहाँ पे मुझे नजर तो नहीं आया, बिन में था। काम क्यों नहीं कर रहा? Let me मुझे इसको टेस्ट में कॉपी करना चाहिए। पहले इसको टेस्ट में कॉपी करते हैं कि मसला ना बने। अच्छा, ये यही फोल्डर था, मैंने इसको elsif.txt से, अच्छा ये मसला इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर कर दिया। मुझे इसको यहाँ पे elsif लिखना चाहिए था। अब आपका काम होगा इंशाल्लाह। elsif.cpp ये यहाँ से डिलीट कर दो, और जो कोड हमने इस टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है वो यहाँ से गेटसीज तक कॉपी करके elsif के इसमें पेस्ट कर दें और इसको सेव करके बंद कर दें। अगेन लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो इसको एक दफ़ा फिर से .cpp सर्च करते हैं। लेट्स सी, elsif काम नहीं कर रहा, मैं इसको एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। और इसको मैं फर्स्ट टीपी में रख देता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम में। कंट्रोल सी, इसमें मैं इसको कंट्रोल ए और पेस्ट, क्योंकि ये वहाँ पे शो हो रहा है। हम देखते हैं कि अब ये काम कर रहा है कि नहीं। वो elsif भी आ गया, वो तीनों elsif जो हमने खोले थे हमने अभी उनको छेड़ दिया। आप सिंपली यहाँ पे उस प्रोग्राम का नाम लिखें, ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम। अच्छा जी, तो ये हमारा प्रोग्राम था जो हमने लिख लिया है। लेट्स कंपाइल इट। सो वी हैव 2 एरर्स। ओके, ये एरर किस चीज़ के दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं वो वैल्यू ए में मांग रहा हूँ, तो ए वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं किया। ये नंबर 1 हो जाएगा एंड बी विल बी नंबर 2। So these were the 2 errors in our program. Compile this. Now we don't have an error in our program. Then run this. So first it will ask for 2 numbers. I'll input 5, then we'll press enter. Then again we'll 4, and then again we'll enter. Now it's asking me what operation you want to do. So first in this I will add 1. So addition of 4 plus 5 is 9. तो ये आपके पास दोनों को दो कंडीशंस इसमें ऐड हो गए, इसकी वजह से वो elsif यूज करना पड़ रहा है। अब इसको हम अगेन वो कर लेते हैं, हम इसमें देते हैं एडिशन कर ली हम 5 एंटर,
next value is 4, enter. It is asking for the operation or for the choice. First we added those two numbers, now I want to input the choice 2, so that means 5 minus 4, which will be 1. Subtraction 1. So basically कैलकुलेटर जैसा कोड ये बन रहा है. आप इसमें मजीद 2 ऑपरेशंस अपने प्रैक्टिस के लिए ऐड कर दें. थर्ड पे आप मल्टीप्लिकेशन रख दें, फोर्थ पे आप वो डिवीजन रखते हैं, 5 पे आप मॉड्यूलस रख लें. ये इसकी एक एग्जांपल हो गई है जिसमें आप इसको वो कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं. अच्छा, ये एक एग्जांपल तो इसकी हो गई है. फॉर एग्जांपल हम इसका कोई दूसरा एग्जांपल मेरे जहन में, लेट्स एक और काम करते हैं. इंक्लूड stdio.h include conio.h void main. It's a program that will input a character from user. ये यूजर से इनपुट करेक्टर करेगा और डिस्प्ले करेगा कि आपका ये गिवन नंबर क्या है, इवन है कि ऑड है. तो आपके पास ये क्या, या चलो ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स मैं डिस्प्ले कर देता हूं. ग्रेड पे हम जो डिसीजन लेते हैं, ग्रेड पे फिर बाद में हम वो कर लेते हैं. पहले इसको जरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम यूजर से वो ले रहे हैं, एक करेक्टर वैल्यू ले रहे हैं, तो हमें करेक्टर वेरिएबल चाहिए, करेक्टर सी. प्रिंट एफ एंटर एनी करेक्टर, और करेक्टर से ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा एंटर एनी अल्फाबेट scanf के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन वी कैन ऑल्सो यूज फंक्शन कॉल्ड गेट char. ये एक इनपुट फंक्शन है जो सिर्फ गेट करेक्टर के लिए यूज हो सकता है. इसका बेसिकली मतलब सिंपली यही है कि हम अगर लिखते हैं scanf %c %c, इसका मैं नाम ch रख देता हूं कि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर में उसमें फर्क फील हो. ch इसका नाम मैंने रख दिया. ch इज इक्वल टू गेट करेक्टर. ये हमारे पास एक करेक्टर के लिए इनपुट फंक्शन है. अब हमने यूजर से ये वैल्यू तो ले ली. अब हमने चेक करना है प्रोग्राम क्या था. प्रोग्राम को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, द प्रोग्राम वाज अ प्रोग्राम that inputs an alphabet and displays whether the given number is vowel or consonant. ये हमने एक प्रोग्राम लिखने कि जो हमारा नंबर हम इनपुट कर रहे हैं ये वावल है या कॉन्सोनेंट है. वावल आपके पास 5 वर्ड्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू, और रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूं, तो मैंने यूजर्स को एक मैसेज डिस्प्ले किया कि आप कोई भी अल्फाबेट एंटर करें गेट करेक्टर फंक्शन के थ्रू, जो कि scanf की तरह काम करता है, लेकिन गेट करेक्टर सिर्फ और सिर्फ करेक्टर वेरिएबल्स के लिए यूज होता है. उसको हमने यूज किया. अब यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो ch वेरिएबल में आ जाएगी गेट करेक्टर फंक्शन के थ्रू. सो अब आगे जाके देखते हैं कि ये काम कैसे होगा. अच्छा जी, वो इनपुट करेगा इफ ch इज इक्वल टू, याद रखें आई टोल्ड यू के character must always be enclosed in a single quotation mark. printf you have entered a vowel. ये आपके पास अगर उसने a एंटर कर दिया तो वो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा. फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, as if ch is equal to e, then it will display the same message that you have entered a vowel. Third condition, as if
ch is equal to I. As I told you, that character value must always be enclosed in a single quotation mark. You have entered a vowel. As if ch is equal to O, then display this message printf, you have entered a vowel, and in the last section, else if ch is equal to U, so printf, you have entered a vowel. So this message will be displayed. And इसके अलावा जो अल्फाबेट वो एंटर करेगा उसमें आप एल्स में करेंगे printf you have entered a consonant, क्योंकि इसके अलावा जो भी अल्फाबेट यूजर एंटर करेगा वो असल में कॉन्सोनेंट होगा, क्योंकि सारे वावल्स हमने वो कर दिए हैं। F5 प्रेस करो तो स्क्रीन की लुक जरा अच्छी बन जाती है। ये था हमारा सारा प्रोग्राम। यहाँ पे हमने एक करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उस करेक्टर वेरिएबल के लिए हमने गेट करेक्टर फंक्शन के थ्रू इनपुट ले लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जिस तरह ch करता है, सॉरी scanf फंक्शन करता है। फिर उस वैल्यू को हम अगेंस्ट 5 कंडीशंस चेक करते हैं कि अगर उसकी वैल्यू a है या उसकी वैल्यू e, i, o और u हो तो इन सिनारियों में फिर उसको क्या करो, डिस्प्ले करो कि आपने वॉवल एंटर किया हुआ है। अगर इसके अलावा कोई यूजर कोई अल्फाबेट देता है तो दैट विल बी अ कॉन्सोनेंट। सो लेट्स प्रे इसमें कोई एरर ना हो। हुर्रा, वी कंप्लीटेड द कंपाइलेशन एंड इसमें कोई एरर नहीं है। लेट्स रन आवर प्रोग्राम। लेट्स ट्राई विद ए। यू हैव एंटर्ड अ वॉवल, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन कंट्रोल F9, सेकेंड कंडीशन B, यू हैव एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट। एज आई टोल्ड यू कि इनके अलावा कोई भी आपके पास वैल्यू वो एंटर करेगा तो वो क्या कंसिडर होगी, वो कॉन्सोनेंट कंसिडर होगी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास एल्स इफ की सेकेंड एग्जांपल थी। हमने कैलकुलेटर को 1 2 3 से कर लिया है। अच्छा, एक और चीज आपको मैं इसमें स्पेशली बताना चाहता हूँ। हमने एल्स इफ पे एक प्रोग्राम किया हुआ है। एल्स इफ यहाँ पे चॉइस मैंने इस तरह दिया हुआ है कि 1 और 2। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इस चॉइस को मैं कैलकुलेटर के थ्रू कर लेता हूँ, फिर आपको मैं होम टास्क में इसको आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाना है इंशाल्लाह। अच्छा, चॉइस में आप लिखें CHAR चॉइस। अब मैंने इसको करेक्टर चॉइस ले लिया। अब आपके पास scanf में क्या आना चाहिए, %C % चॉइस। और चॉइस में अगर कोई प्लस एंटर करें और कोई माइनस एंटर करें। अब यहाँ पे हमने चॉइस के लिए %C की वैल्यू ली। यहाँ चॉइस नंबर 1 आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस। चॉइस नंबर 2 सब लिखने के बजाय माइनस होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा खूबसूरत कर दूं, \n, और इसको मैं अब यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा। लेट्स कंट्रोल F9, any two numbers, 5 in violet choice। अच्छा, ये जो है इसको हम गेट करेक्टर फंक्शन यूज करते हैं। फिर देखते हैं कि क्या होता है। चॉइस इज इक्वल टू गेट करेक्टर फंक्शन, जो कि हमारे लिए इनपुट करेगा कंट्रोल F9, 5 और ये ऑटोमेटिकली इसको रन कर रहा है। यहाँ पे डोंट नो इसमें क्या मसला आ गया।
लेकिन ये मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, कंट्रोल F9, 2 एरर्स। ओके, अनडिटरमिन्ड स्ट्रिंग। अच्छा, मसला क्या था, समझ आ गई। यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया था मैसेज, अब इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। कंट्रोल F9, 5 और वो इसको इनवैलिड चॉइस क्यों ले रहा है, क्योंकि हमने चॉइस में, कैरेक्टर चॉइस में गेट कैरेक्टर फंक्शन यूज किया है। इसमें समटाइम्स ये ओल्ड एनवायरनमेंट है, ऑटोमेटिकली इसको वो कर देता है। एक दफा बंद करके चेक कर लें, सॉरी इसको क्लोज कर दें, क्लोज ऑल्ट एक्स से हो जाता है। तो आप इसके थ्रू कैलकुलेटर भी कैरेक्टर में बना सकते हैं, जिस तरह मैंने इस एग्जांपल में कर दिया है। तो ये था एल्स-इफ के बारे में। अब बात करते हैं इसका जो, ये तो इसका स्टेटमेंट था, एल्स-इफ का जनरल सिंटैक्स था। ये मैंने कितने खोल लिए हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं द नेक्स्ट वन, द स्विच स्टेटमेंट। ये डिसीजन स्ट्रक्चर की लास्ट टाइप है, स्विच स्टेटमेंट। जिस तरह आपके पास एल्स इफ यूज होती है मल्टीपल कंडीशंस को, तो स्विच स्टेटमेंट भी यूज टू इवैल्यूएट मल्टीपल कंडीशंस। ये भी मल्टीपल कंडीशंस के लिए चेक करने के लिए यूज होती है, लेकिन उसको हम केसेस कहते हैं। स्विच स्टेटमेंट में कंडीशंस को हम केसेस कहते हैं। यूज टू इवैल्यूएट मल्टीपल कंडीशंस कॉल्ड केसेस, इसको हम क्या कहते हैं, केसेस कहते हैं। इसका जनरल सिंटेक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास इसमें कीवर्ड स्विच होता है, उसमें कोई भी कैरेक्टर हो सकती है, या आप इसको सिंपली इस तरह कर लें कि कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन, कोई वैल्यू हो सकती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फिर इसकी अपनी बॉडी होती है, उस बॉडी में हमारे पास एक चीज नोट कर लें, केस कीवर्ड होता है, उस केस की अपनी कोई वैल्यू होगी, वो कोलोन होगी, फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट भी हो सकता है और स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। एक और चीज इसके लिए जरूर याद रखें कि उसमें ब्रेक होगा। फिर इसी तरह हमारे पास केस वैल्यू ट्रू होगी और इसके साथ भी इसके अपनी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और इसमें आपके पास ब्रेक होगा। हर एक के साथ आपका ब्रेक होगा। इसी तरह ये n तक जाएगा, केस और केस की अपनी वैल्यू होगी, केस वैल्यू एन, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो ये आपके पास ब्रेक। और अगर ये तमाम केसेस फॉल्स हो जाएं तो फिर हमारे पास एक डिफॉल्ट केस होती है। डिफॉल्ट केस में स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ये इसका जनरल सिंटैक्स है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली करवा दूंगा इंशाल्लाह। ये फर्स्ट CPP इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये इसकी कॉपी बन गई, इसको रीनेम करो और इसको आप नाम दो स्विच। अब इसमें चेंजेस करते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं इस पे। तो हमारे पास अब इसमें CLR गेट CH स्विच की बात कर रहे थे, तो यही वेरिएबल कैरेक्टर, मैं इसका नाम ले लेता हूं CH। फिर यूजर से इसके लिए वैल्यू लूंगा, printf enter any character, enter any alphabet, scanf, इसको हम इस तरह लेंगे, CH is equal to, we can use get CH E, get CH, get CHAR।
तो गेट CHAR बिल्कुल स्कैनफ की तरह, उसमें डिफरेंस है, तीनों इनपुट फंक्शन में स्लाइट डिफरेंस है। एक में एंटर कर प्रेस करना पड़ता है, डिस्प्ले होता है, एक में नहीं होता। एक में एंटर भी प्रेस करना पड़ेगा और डिस्प्ले भी होगा। आप खुद ही गेट CHE एंड गेट CHAR उसको सर्च कर लें। अच्छा, अब वो वैल्यू लेगा, अब वो वैल्यू आप स्विच को असाइन करें। CH ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, इसमें आपके पास केस की फर्स्ट वैल्यू क्या है, मैं ले लेता हूं A कोलोन printf you have entered a vowel। वही काम जो हमने उसके थ्रू किया था वो इसके थ्रू करते हैं। अच्छा जी, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए, फिर इस पे बात करते हैं। कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। ये इसका सेकंड केस बन गया, ये इसका थर्ड केस बन गया और ये इसका फोर्थ केस बन गया। AE और एक और भी, मैं सारे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, each line in C language must be terminated with a statement terminator, and इसी तरह मैंने एक और को वो करना है पेस्ट, आगे चला गया इसको भी, क्योंकि 5 वॉवल्स होते हैं तो 5 कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस को केसेस कहते हैं। कितने, ये E हो जाएगा, ये हमारे पास I होगा, ये हमारे पास O होगा, ये हमारे पास U होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या मसला यार, कि इनमें कि इनके बीच ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक कंट्रोल C, इसके बाद भी ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक, इसको आगे बल्कि इस तरह करो, सिंटेक्स के मुताबिक इन सब में ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर और ब्रेक। जब सारे केसेस में कोई भी केस वो ना हो तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हम मैसेज भेज रहे हैं यू हैव एंटर्ड कॉन्सोनेंट, और इसमें आपके पास स्विच की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, फिर गेट CH और मैन की बॉडी डिस्कनेक्ट होगी। इसको सेव कर देते हैं, switch.cpp नाम है इसका, और हम अपना IDE इन्वायरमेंट खोल के इसको टेस्ट करते हैं। इन चीज़ों को ज़रा समझने की पे गौर करो, इनमें मुश्किल कुछ नहीं होता। असल में हमारे स्टूडेंट्स इन टर्मिनोलॉजीज को उनको गौर से देखते नहीं है। ओपन, द नेम ऑफ दैट इज स्विच, तो ये हमारे पास F5 प्रेस करें तो आपका स्क्रीन फुल हो जाएगा। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश ये करें कि हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू लेगा यूज़र से, वो वैल्यू इसके अगेंस्ट चेक होगी। अगर इसमें से किसी एक को भी वो मतलब वो खरीद दिया उसने, इसको ज़रा सही रीडेबल फॉर्मेट में लेके आऊं कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, जब अब फॉर एग्जांपल यूजर ने A दे दिया, A यहाँ पे मैच होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, तो इनमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट होगी। ये ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक बेसिकली इस कंपाइलर को मजबूर करेगा, इस कंपाइलर को कहेगा कि बाकी आपने कंडीशंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो यहां से आउट होके इस लाइन पे आ जाएगी स्विच की बॉडी से। ये ब्रेक कीवर्ड बेसिकली अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू शिफ्ट द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ द स्विच बॉडी। इस स्विच की बॉडी से ये बेसिकली ये सारी हमारे पास स्विच की बॉडी है। इनमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट होगा तो ब्रेक भी एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा वो ऑटोमेटिकली उसकी कंट्रोल को स्विच बॉडी के बाहर निकाल देगा। सो फर्स्ट यहां पे आप इसको
कंपाइल करें कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, तो थैंकफुली इसमें कोई मसला नहीं है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो ये इट इज आस्किंग फॉर आई राइट आई और एंटर करता हूं तो यू हैव एंटर्ड अ वावल। इसको मैं थोड़ा सा वेल लुक ऑफ कर देता हूं कि आपको समझ आए जी। कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूं, मैं इसमें ओ देता हूं तो ओ ऑटोमेटिकली यू हैव एंटर्ड अ वावल। अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। कोई कॉन्सोनेंट पे हमने वी दिया तो वी पे ये कहता है यू हैव एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट। सो दिस वाज अबाउट द स्विच स्टेटमेंट के स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास कंडीशन या केसेस को कैसे हम वो करेंगे। अब आप लोगों के लिए होम टास्क ये है कि आप एक कैलकुलेटर बनाएंगे एल्स-इफ के थ्रू और एक कैलकुलेटर आप बनाएंगे इसके थ्रू, स्विच के थ्रू और एल्स-इफ के थ्रू।